हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे आपके 14 चैप्टर के मिसलेनियस। लेकिन उससे पहले आपकी जो एक्सरसाइज 14.7 है उसके जो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करते हैं और फिर आज जो आपकी 14 मिसलेनियस है उसके क्वेश्चन को बेटा आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 14.7 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देखिए, आपको दिया गया है एक लाइन आर वेक्टर इक्वल टू, कोई लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू, उस लाइन को लिखते हैं जो है आई माइनस 2j प्लस के, आई माइनस 2j प्लस के प्लस लैम्डा, आगे दिया है 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k का एक लाइन दी है बेटा आपको। और दिया है एक प्लेन समतल आर डॉट, आपको क्या दिया 3i माइनस 2j प्लस एम के, 3i माइनस 2j प्लस एम के इक्वल में आपको दिया है 3। ठीक है, तो क्वेश्चन की लगभग लैंग्वेज देखकर आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि आपको यहाँ पे m का मान पता करना है, भी m की वैल्यू क्या होगी वो पता करनी है। इतनी बात समझ आई है नहीं बच्चों? क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया गया है, एक लाइन है और एक प्लेन है और क्वेश्चन की लैंग्वेज में है कि ये दोनों समांतर हैं यानी पैरेलल है। आपको क्या दिया गया है, ये लाइन इस सब प्लेन के पैरेलल है यानी समांतर है। तो m की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों आप सब जानते हो पैरेलल यानी समांतर होने का मतलब जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इससे ही जानते हो कि यदि दो लाइन है जो पैरेलल जा रही है तो कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं और कभी भी एक दूसरे जब वो काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0। तो थीटा 0 होते ही साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, और साइन थीटा 0 होने का मतलब है कि b वेक्टर डॉट n वेक्टर 0। डिवाइड में इनके मैग्नीट्यूड आता है बच्चों, आप सब जानते हो मैग्नीट्यूड तो कभी 0 हो ही नहीं सकता किसी वेक्टर का। तो b डॉट n, अब आपका काम ये है b ये होता है n ये होता है, जानते हो ना। तो b की वैल्यू पुट करो, b क्या है बच्चों हमारे पास 2i प्लस j प्लस 2k डॉट n है 3i माइनस 2j प्लस mk इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई? यानी सबसे पहले मैंने क्या पता किया, मैंने ये पता लगा भी यदि वो पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री और साइन 0 का मान क्या होता है 0। साइन 0 का मान 0 होता ही है, तो यदि साइन थीटा इक्वल 0 है तो b डॉट n वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। और b डॉट n 0 होते b और n की वैल्यू पुट कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो कीजिए 2 यहाँ पे i के साथ है 3, j के साथ 1, यहाँ पे j के साथ -2, उधर k के साथ 2, इधर k के साथ m इक्वल टू 0। 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2 प्लस 2m इक्वल टू 0, 6 माइनस 2 4 प्लस 2m इक्वल टू 0, 4 इस साइड आएगा नेगेटिव यानी -4। तो बच्चों m की वैल्यू आ जाएगी -4/2। तो यहाँ से m क्या हो जाएगा -2, यहाँ से बच्चों m क्या हो जाएगा -2। आराम से देखिए, बात समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है, ये लो इधर हो जाता हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से देखिए, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बेटा ये आपके जो फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। कहने का अर्थ ये हो गया कि आपकी बुक के अंदर आपके जो 14 एक्सरसाइज है, 14 चैप्टर जो है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन या एग्जांपल जो भी बनते हैं वो सब के सोल्व मैंने करवा दिए हैं। कुछ मैंने छोड़े ज़रूर हैं, तो बच्चों मैंने वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं। अब एक बात आप खुद सोचो कि यदि मान लीजिए यहाँ पर भाई 1 -2 1 है, इनकी जगह कोई और नंबर हो, 3 4 5 हो या 10 11 12 कुछ भी हो, प्लस माइनस हो, या इसकी जगह m की जगह लैम्डा हो या इन दोनों की जगह हो, तो प्रोसेस तो ये रहनी है कि b डॉट n इक्वल टू 0। अब आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन करना चाहिए, वो आप सब जानते हो क्योंकि आप 12th मैथ के स्टूडेंट हो। ये तो छोटी छोटी बातें आपके लिए।
बस। तो याद रखना मेन तो बात फॉर्मूला ही डिपेंड करता है। तो ठीक है बच्चों, ये काम अब आप करेगा बाकी बच्चों का। तो जो 14.7 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, मिसलेनियस ऑफ 14 करते हैं। मिसलेनियस 14 करेंगे तो आपका क्या होगा, लगभग जो मुख्य क्वेश्चन जो बनते हैं, मेन जो क्वेश्चन है उन वो रिपीट हो जाएंगे। रिपीट यानी उनके फॉर्मूले रिपीट हो जाएंगे उन क्वेश्चंस को करेंगे तो। ठीक है, तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस के, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जो इससे मिलते जुलते दिखेंगे वो हम छोड़ भी देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको इसमें दिया गया है, फर्स्ट में लिखेंगे जो कि निम्न में से कौन सा समूह है उसकी दिक् कोजेन नहीं है। यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 4 वैल्यू दी गई है। तो मैंने इनको लिखता हूँ पहले। आपको एक तो दिया है, पेयर दिया है 1 1 1, एक तो ये दे दिया। एक आपको दिया है 0 0 -1, एक आपको दिया है -1 0 0, और एक दिया है 0 -1 0। और आपसे मैं अब क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा पेयर है जो डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोजेन नहीं हो सकता। क्वेश्चन समझ आया? आपको ये बताना है इन चारों को देखकर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते, यानी उसकी दिक् कोजेन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए। यदि आपको याद हो बच्चों कि यदि मैं डायरेक्शन कोसाइन को LMN से डिनोट करता हूँ तो एक रूल होता है L² + M² + N² = 1। याद होगा 14.1 के अंदर मैंने आपको ये सिद्ध भी करवाया था, प्रूव करवाया हुआ है ना आपको कि भाई यदि LMN किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं तो एक रिजल्ट ये बन जाता है बेटा कि L² + M² + N² = कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये एक रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, अब आप देखो क्या इन तीनों का स्क्वायर 1 होता है? तो हाँ, तीनों का स्क्वायर 1 है। इन तीनों का स्क्वायर 1 है, इन तीनों का भी है, इन तीनों का भी 1 है, लेकिन इन तीनों का स्क्वायर का सम कितना होगा? 3। 1² + 1² + 1² यानी 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? ये गलत है, यानी ये किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते। तो बताइए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कोई बच्चा ये सोचे सर हो सकता है, तो बेटा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। चलो देखो मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, बताओ। तो क्या इन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल है? क्या इन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल है? तो एक बात समझिए, यदि आप इनको ध्यान से देखो तो इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यदि आप इनको ध्यान से देखो तो इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो गलती मैंने ये लिखी है यहाँ पे। अब आपको कैसे भी क्यों नहीं हो सकता? तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन जो आप पहले मान ले रहे हो वो किसकी वैल्यू है? एक तरीके से cos थीटा की वैल्यू है, और cos थीटा आपका क्या होता है? -1 to +1, तो 2 पे तो कहीं जा ही नहीं सकता। यानी बच्चों याद रखना डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू -1 to +1 के बीच में ही होगी। बड़ी या उससे बाहर हो गई है ना तो वो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू ही नहीं है। यदि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है वहाँ पे उसने डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू को 2 यूज कर लिया बाय द चांस, तो मान के चलो बेटा फिर वो गलत, उसको कोई सही कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसलिए बताया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा? याद रखना बच्चों, कोई भी लाइन हो उसके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है? 1। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपको क्या दिया गया है कि कोई भी पॉइंट P कुछ इस तरीके से है कि मैग्नीट्यूड ऑफ OP = 6। यानी आपके पास 3D प्लेन में कोई पॉइंट है P, O आपका ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, और OP कुछ इस तरीके से बन रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6। और इसके बाद दिया गया है कि जो OP वेक्टर है वो OX, OY और OZ इन तीनों अक्षों के साथ, सॉरी OX और OY है, केवल यही है OX और OY,
यूनियन, इनके साथ 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल जनरेट करता है, यानी कोण बनाता है। तो आपको ये बताना है कि OP वेक्टर क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया है बच्चों? नहीं है? आराम से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि आपको OP वेक्टर फाइंड आउट करना है। OP वेक्टर फाइंड आउट तो करना है, लेकिन कब? कंडीशन दे दी कि उसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 6, और जो x और y एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल कोण बना रहे 45 एंड 60। तो यदि आपको याद हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखो n केप इक्वल टू, सॉरी देखो कोई भी वेक्टर हो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a वेक्टर अपॉन e, कुछ ऐसा। तो a वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a कैप, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यानी मैं बच्चों, यदि आप एक बात समझने की कोशिश करो तो OP वेक्टर को OP कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो जवाब होगा कि ऐसा लिखा जा सकता है। बात समझ आ गई होगी? मैं OP वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, OP गुणा, ये डॉट क्रॉस कुछ नहीं लगाना बीच में, क्योंकि OP ये है ना, पहले इस पर ब्रैकेट लगा दो, ये तो मैग्नीट्यूड है, एक स्केलर वैल्यू है, और स्केलर का वेक्टर के साथ ना डॉट होता है ना तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो OP कैप क्या होगा? अब कोई भी वेक्टर हो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला प्रूव भी करवाया था, LI कैप MJ कैप NK कैप होता है, याद होगा। कोई भी वेक्टर हो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि LMN की यदि मैं वैल्यू पता कर लूँ कैसे न कैसे, तो आप बताओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब बात सारी कहानी समझ आ गई होगी, सारी स्टोरी क्लियर हो गई होगी भी क्या क्वेश्चन है। तो बच्चों बस आपका बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है, और एक तरीके से देखो तो ये कुछ आपका स्टार्टिंग 14.1 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया। तो ये सोल्व करते हैं। अभी हम जानते हैं L इक्वल टू मैं लेता हूँ कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब होता है जो x एक्स के साथ एंगल है वह 45, तो यानी कोस 45 हो जाएगा बच्चों 1/√2, ठीक है। m होता है कोस बीटा, ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 1/2। अब रिजल्ट हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। L स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1/2, इसका स्क्वायर 1/4 प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, इन दोनों का सम हो जाएगा 3/4 प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, N स्क्वायर आएगा 1 माइनस 3/4, जो 1 से 3/4 को माइनस करोगे तो 1/4, N आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, ठीक है। बताइए बच्चों इतनी कहानी समझ आई या नहीं आई? पूरी प्रोसेस समझ आ गई होगी, आराम से देख सकते हो। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कोई भी, देखो स्टार्टिंग यहाँ से बच्चों में, चलो दोबारा रिपीट एक साथ ही कर देंगे फिर, ठीक है। एक बार इतने समझने की कोशिश करो। एन समझ आ गया, ये रिजल्ट हम जानते हैं। तो जो OP का यूनिट वेक्टर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, LI कैप यानी 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस माइनस 1/2 K कैप। मैं काम करता हूँ बच्चों, इसको चलो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सीधा ही बन जाएगा। तो OP वेक्टर क्या हमने फॉर्मूला लिखा था, OP कैप, तो ये तो है 6 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस माइनस 1/√2 K कैप। 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा 2 भी तो आएगा ना, 3 × 2, तो ये बन जाएगा 3√2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस माइनस 3 K कैप। ये आ गया आपका OP वेक्टर। देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट है बताइए मेरे को। एक बार रिपीट जरूर कराऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन एक बार रिपीट करने लायक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें जो हमें समझनी जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि कोई भी वेक्टर है OP जिसका मैग्नीट्यूड है 6, ठीक है, और जो x और y एक्स के साथ 45 और 60 डिग्री यानी 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बना रहे हैं। आपको क्या करना है, OP वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन रेशियो नहीं है, तो क्या करें, तो देखो समझते हैं।
फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर हो उसका जो यूनिट वेक्टर है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। उसको सीधा ए लिख सकता हूँ, यानी ए वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू ए कैप। तो इस तरीके से ओपी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपी का कैप। इतनी बात समझ आ गई होगी। ओपी की वैल्यू 6 है। यदि इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या कि यदि मुझे ये पता चल जाए ओपी का यूनिट वेक्टर क्या है तो मैं ओपी वेक्टर को भी पता कर सकता हूँ। क्लियर होगी ना ये बात। अब ओपी वेक्टर को कैप को पता करने का फॉर्मूला आपको वैसे फॉर्मूला ओपी वेक्टर नहीं है तो एक फॉर्मूला भी बताया आपको मेरा कि एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप ऐसा भी यूनिट वेक्टर को लिखा जा सकता है। फॉर्मूला बताया हुआ है ना। तो एल का मतलब कोस अल्फा कोस 45 1/√2, एम का मतलब कोस बीटा कोस 60 की वैल्यू 1/2, गामा नहीं है तो उसका फॉर्मूला हम एक जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं। एल और एम की वैल्यू रख दी, ऐड कर दिया, इधर लाया माइनस किया, स्क्वायर रिमूव किया तो आ गया 1/2 ठीक है। तो ओपी कैप बेटा क्या हो गया, यहाँ पे एल एम एन की वैल्यू रखो, कुछ ऐसा आ जाएगा। ओपी वेक्टर इस फॉर्मूले से 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई करके जब बेटा आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर हुई। तो बेटा एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। बताइए बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चन है ना। कि देखिए इसके अंदर एक फॉर्मूला यहाँ पे नया पड़ा, इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ी, इसका भी यूज हुआ और क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा बेटो। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसका मेरा सोल्व करवाया हो आपको स्टार्टिंग में। एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि घन के दो विकर्णों के मध्य का कोण क्या होगा। एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब, एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब, यानी किसी भी क्यूब के जो टू डायगोनल है उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो आपको मेरा बताया हुआ है, उसका आंसर रहता है कोस इनवर्स 1/3। ठीक है। इसके बाद जो करवाने लगे बेटा जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 3i कैप की डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, शॉर्टली बता रहा हूँ। जो 3i कैप है इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या है 3 0 0। ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 3 आएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्शन क्वेश्चन आएगा 1 0 0, कुछ ऐसा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि आपको एक लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया गया, आपको उसे वेक्टर फॉर्म में बनाना है। बना सकते हो ना, और कल ही ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं बता देता हूँ कि इसके थ्रू आपको एक फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता रहा हूँ, समझिए उसको। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि आपको दो लाइनें दी गई हैं। पहले मैं लाइनों को लिख लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है x + 1/1, x + 1/1, फिर इक्वल हो जाएगा y + 2/λ, y + 2/λ, फिर इक्वल में है z - 1/-1। और एक लाइन और दी गई है वो है x - 1/-λ, x - 1/-λ इक्वल y + 1/-2, y + 1/-2, फिर है z + 1/1। और आपको ये दिया गया है कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया बच्चों कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। तो यदि लाइनें परपेंडिकुलर यानी लंबवत है तो लैम्डा का मान क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो आपको बताया हुआ है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं a1 a2 b1 b2 + c1 c2 = 0। इसके नीचे वाली वैल्यू होगी a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2। फॉर्मूला करवाया हुआ है,
डायरेक्टली वैल्यू पुट करो तो 1 इंटू माइनस लेमडा प्लस लेमडा इंटू -2 प्लस -1 इंटू 1 इक्वल टू 0, माइनस लेमडा -2 लेमडा -1 इक्वल टू 0, तो -3 लेमडा इक्वल टू 1 होगा, लेमडा की वैल्यू -1/3। क्लियर हो गया बच्चों, बस समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो लाइनें दी गई है और उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बतानी है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन बच्चों कि आर वेक्टर इक्वल टू, पहली लाइन क्या दी है, आर वेक्टर इक्वल टू 5 7 3 यानी 5i प्लस 7j प्लस 3k प्लस लेमडा, यहाँ क्या दिया आपको 5 -16 प्लस 7, तो ये हो गया बेटा आपका a1 वेक्टर और ये हो गया आपका b1 वेक्टर, ठीक है। फिर एक और लाइन है, आर वेक्टर इक्वल टू, उसमें दिए 9 13 15 i कैप j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू, ये दिए 3i प्लस 8j माइनस 5k, 3i प्लस 8j माइनस 5k। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्या b1 और b2 प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है या इक्वल है, तो ना तो ये प्रोपोर्शनल है ना ये समानुपाती यानी स्क्यू लाइन है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। पैरेलल नहीं होने का जो फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो होता है a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट करना है इसका आपको b1 क्रॉस b2 के साथ, और इसके अपॉन में आपको लेना है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब बताइए बच्चों, इस फॉर्मूले को देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? तो मैं काम करता हूँ, मैं b1 क्रॉस b2 आपको फाइंड आउट करके दे रहा हूँ, बाकी की प्रोसेस आपकी रहेगी, ठीक है। तो जो b1 क्रॉस b2 होगा वो देखिए, डायरेक्टली बताऊँगा बच्चों क्योंकि इसके मैंने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। b1 की वैल्यू है 5 -16 7 और ये है 3 8 -5। चलिए करते हैं एक्सपेंशन i कैप 80 -56 माइनस j कैप -25 और ये माइनस का 21 प्लस k कैप 40 प्लस 48, तो ये आ जाएगा 80 से गया 24 i कैप माइनस प्लस 46 j कैप प्लस 88 k कैप। ओके, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, बाकी सब प्रोसेस बच्चों आपके लिए रहेगी। तो बच्चों इस जो मिसलेनियस है उसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 14, 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपके लिए रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल पता करना आपको, साइन थीटा वाला फॉर्मूला तो कर लिए जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे, तो ये आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक का काम बेटा मैं कंप्लीट मानता हूँ, और बाकी जो 6-7 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, यानी नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आपका जो 14 चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।